लीनियर इंडिपेंडेंस, लीनियर डिपेंडेंस क्या है? रैखिकता परतंत्रता, रैखिकता स्वतंत्रता क्या है? ठीक है ना। लीनियर इंडिपेंडेंस और लीनियर डिपेंडेंस क्या है देखते हैं। लिखो लीनियर इंडिपेंडेंस और लीनियर डिपेंडेंस, लीनियर डिपेंडेंस, लीनियर इंडिपेंडेंस और लीनियर डिपेंडेंस, लीनियर इंडिपेंडेंस और लीनियर डिपेंडेंस क्या है? ठीक है ना। तो पहले आता है लीनियर डिपेंडेंस क्या है? रैखिकता स्वतंत्रता, रैखिकता रैखिकता परतंत्रता, रैखिक स्वतंत्रता है ना। रैखिकता रैखिकता स्वतंत्रता व रैखिकता परतंत्रता। ठीक है। तो पहले देखते हैं लीनियर डिपेंडेंस। लीनियर डिपेंडेंस, रैखिकता परतंत्रता, रैखिकता परतंत्रता। ठीक है। अब देखो यहां से सुन लो, रैखिकता परतंत्रता क्या है? माना VF फील्ड F पर एक सदिश समष्टि है, सदिश समष्टि, ठीक है, तथा यस इज इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 डैश डैश अल्फा n VF का एक फाइनाइट सबसेट है। VF का एक फाइनाइट इसमें अवयवों की संख्या गिना जा सकता है। फाइनाइट सबसेट है, फाइनाइट सबसेट है, फाइनाइट सबसेट। तो यस के सदिश, यस के वेक्टर, यस के सदिश, यस के सदिश लीनियर डिपेंडेंस कहलाते हैं। लीनियर डिपेंडेंस कहलाते हैं यदि A1 A2 डैश डैश AN बिलोंगिंग F, AN बिलोंगिंग F जो सभी शून्य ना हो, जो सभी शून्य ना हो का अस्तित्व इस प्रकार से हो A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 A3 अल्फा 3 डैश डैश AN अल्फा n बराबर से। ठीक है। यहाँ पे A1 A2 A3 सब शून्य नहीं है, कुछ ही शून्य है, लेकिन गुणनफल का योगफल शून्य। इसलिए जानते हो कोई संख्या का गुणा करोगे तो जो संख्या शून्य रहेगी तभी गुणनफल आएगा शून्य। और ये कहता है कि A1 A2 A3 AN में सब शून्य ना हो, फिर भी इन अदिशों का गुणा सदिशों के साथ करते हैं। यस के सदिश कहलाते हैं। यस क्या है? V का अरिक्त समुच्चय है, तो यस में अवयव भी वाले ही आए होंगे, तो V के अवयवों को सदिश कहा जाता है और फील्ड के अवयवों को अदिश कहा जाता है। तो A1 A2 A3 AN ये फील्ड के अवयव है, इनको अदिश कहेंगे। और यस क्या है? यस उप समुच्चय है VF का। यदि इंडिया के सभी आदमी को सदिश कहा जाए तो यम मध्य प्रदेश के सभी आदमी को भी सदिश कहेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश इंडिया में ही कंटेन है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? यस क्या है? यस सबसेट है VF का। VF मान लो इंडिया है, यस क्या है? MP है। तो इंडिया के सभी आदमी को सदिश कहा जाता है मान लो, तो इंडिया के आदमी ही मध्य प्रदेश में न रहते हैं, इंडिया के आदमी ही मध्य प्रदेश में रहते हैं, तो मध्य प्रदेश के आदमी को भी क्या कहेंगे? सदिश कहेंगे। तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n क्या कहलाएंगे? वेक्टर कहलाएंगे। और जो फील्ड है, तो फील्ड के अवयवों को हम AB A1 A2 AN लिए हैं,
तो इन अवयव और इन अवयव का गुणनफल का योगफल शून्य हो, लेकिन सब अदिश शून्य ना हो, कुछ ही हो, ठीक है। जब सब शून्य ना हो तब कहलाएगा, ये सदिश कहलाएंगे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, रैखिकता परतंत्र कहलाएंगे, रैखिकता परतंत्र, ठीक है। लीनियर डिपेंडेंस कहलाएंगे, लीनियर डिपेंडेंस है। और यदि a1 का गुणा अल्फा 1 के साथ कर दें, a2 का गुणा अल्फा 2 के साथ कर दें, an का गुणा अल्फा n के साथ करके गुणनफल का योगफल शून्य आ जाए, लेकिन गुणनफल का योगफल शून्य तभी आए जब सब स्केलर की वैल्यू शून्य हो, a1 भी शून्य हो, a2 भी शून्य हो, a3 भी शून्य हो, an भी शून्य हो, तब हम कहेंगे यस के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंस है, यस के वेक्टर रैखिकता स्वतंत्र है। यस के वेक्टर रैखिकता स्वतंत्र कब होंगे? जब सब अदिशों का मान शून्य हो, और जब कुछ का मान शून्य हो तो रैखिकता परतंत्र कहलाएंगे, ठीक है। तो लीनियर डिपेंडेंस कब कहलाएंगे? जब सब अदिशों का मान शून्य ना हो, लेकिन गुणनफल का योगफल शून्य हो, और गुणनफल का योगफल शून्य हो ले तब सभी अदिशों का मान भी शून्य हो, तो रैखिकता स्वतंत्र, रैखिकता स्वतंत्र, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है जो सभी शून्य ना हो का अस्तित्व इस प्रकार से हो कि गुणनफल का योगफल शून्य हो, तब क्या कहलाएंगे? यस के सदिश लीनियर डिपेंडेंस कहलाते हैं, ठीक है। अब लिखो रैखिकता परतंत्र, रैखिकता स्वतंत्र सदिश लिखो, रैखिकता स्वतंत्र सदिश, ये समझ में आया ना? हाँ सर। अब रैखिकता स्वतंत्र सदिश, रैखिकता स्वतंत्र सदिश, लीनियर इंडिपेंडेंस, सुनो बैठो बैठो बैठो, लीनियर इंडिपेंडेंस वेक्टर वे क्या है? तो सोनू शर्मा बोलते हैं कि मन को कंट्रोल करने का क्या तरीका होता है कि 7 दिन में एक दिन, 7 दिन में एक दिन क्या करो, सुबह 4 बजे बैठो, उठो और ब्रश करके बैठो, ठीक है, और कुछ नाश्ता पानी हवाले कर लो 4 बजे, और रात के 12 बजे तक उठबे न करो वहां से, हाँ 12 बजे तक उठबे न करो, ठीक है। उठो तो सिर्फ 1 मिनट के लिए उठो और फिर से आकर बैठ जाओ, 1 या 2 मिनट के लिए, ठीक है। तो 12 बजे तक जब बैठे रहोगे हफ्ते में, तब आपका मन क्या होगा? आपका कंट्रोल ना हो, जबकि आपको बहने नहीं देगा, वे मन रहने नहीं देगा, आपको कहेगा थोड़ा चले जाते हैं यहाँ, फिर थोड़ा यहाँ जाते हैं, हर समय वो बोल देगा। एक सप्ताह में 1 दिन सर, हाँ, तो 1 सप्ताह में 1 दिनों भी करोगे, फिर कुछ समय बाद 2 दिन करने लगो, फिर कुछ समय बाद 3 दिन करने लगो, कुछ समय बाद 7 दिन करने लगो, तब आपको लगेगा कि हम बहुत बड़ी चीज हासिल कर सकते हैं। एक ही दिन से आपको आभास हो जाएगा कि हम ऐसा कर सकते हैं, यदि तो हम कुछ भी कर सकते हैं, फुल कॉन्फिडेंट आ जाएगा आपके अंदर बड़ा काम करने का, ठीक है। तो क्या होगा कि ये लगेगा कि मन हमारे कंट्रोल में आ सकता है, अभी यह है नहीं, ठीक है। तो क्या करना चाहिए? कितना भी चुपचाप मान लो पढ़ो ना, पहले दिन जिस दिन शुरुआत करो तो उस दिन भले चाहे ना पढ़ो, पर बैठे रहो, ठीक है, 20 घंटे तक, 20 घंटे ना होगा, सुबह 4 बजे से लेकर रात 12 बजे तक में 20 घंटा होगा, 24 घंटे की होता है दिन जान मिला के। तो 20 घंटे कंटिन्यू जब बैठे रहोगे तब पढ़ते रहो, पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। नहीं कर पाते तब भी चाहे भले बैठे रहो, परंतु उठना नहीं है, तब परास्त होगा उसकी मन की मनमानी, परास्त होगी, ठीक है, हाँ, ठीक है। तो ये अब जब तपस्या करने वाले लोग 14 साल तक ओम नमो शिवाय न खाना न पीना न कुछ, जीते थे ओम नमो करते थे, हाँ। आप भी करना शुरू कर दो, आपको कुछ नहीं होगा, आप कुछ करना शुरू करो ना पहले दिन से सर, हाँ। यदि मान लो आप करना चाहते हो, जैसे लगता है कि आप कैसे जीते रहे होंगे, हैं सर, वही होता जब जंगल में जाते खाते पीते कुछ नहीं होंगे सर, पहले दिन से स्टार्ट कर देंगे, हाँ सर, उनकी पहले हैबिट बनी होगी सर, उसकी हैबिट बनी थी सरकार, अब वो आप भी, आपके अंदर भी ये शक्ति आ जाएगी, ठीक है। एक आदमी क्या था कि पहले राजा लोगों के यहाँ वहां जाते थे बाई लोग, आप भी जाते होंगे पर अब तो नहीं जाते थे ना, तो राजा लोगों के यहाँ बाई जाती थी, तो उसको साफ करने के लिए लेटरिन वेटरिन सब, ठीक है। तो जब जाती थी तो क्या हुआ, एक दिन उसकी तबीयत खराब हो गई, सुनो बैठे रहो,
तो उसकी तबीयत खराब हो गई तो वो अपने लड़के को भेज दी। उसका लड़का 17 साल का था, ठीक है। तो लड़का जब वहाँ चला गया तो राजकुमारी को देखा तो उसको लगा कि हम राजकुमारी से शादी करेंगे। आया तो घर में खाना पीना बंद कर दिया, ठीक है। मम्मी को बोला कि हम अब शादी करेंगे तो राजकुमारी से करेंगे, ठीक है। तो वे अब 3-4 दिन जब खाना नहीं खाया तो जाके उसकी मम्मी राजकुमारी से बता दी वो आपके साथ शादी करना चाहता है, ठीक है। तो राजकुमारी बोली कि उसको भेज दो मेरे पास। भेजी तो बोली कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। तो वे राजकुमार जी हम जान भी दे सकते हैं अपना, लेकिन जान देने की जरूरत नहीं है, एक काम मेरा करो। तो काम क्या बोले कि तुम अपना बाल मुड़ा दो पूरा, ठीक है, भौंहे मुड़ा दो, ठीक है, मूछ मुड़ा दो, ठीक है, और राख लगा लो, पूरे जगह राख लगा लो और यहाँ शिव जी की मंदिर के सामने जाके बैठ जाओ। 7 दिन तक सीताराम 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 करो और खाना वाना कुछ ना खाओ। तो 7 दिन बाद हम तुमसे शादी कर लेंगे, ठीक है। तो 7 दिन बाद क्या हुआ, वह जाके वहाँ पे पूरा भूत लगा, क्या लगा, भूत लगा के बैठ गया, भभूत जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राम सीताराम 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 करता था। कोई लोग आते थे, 1-2 दिन में सब लोग जानों को, अधिकांश लोगों को पता चल गया कोई साधु आया बाहर से। जब वो सब मुड़ा देंगे, वो लगा लेंगे, तो बीच में पहचानबे न करेंगे, आप ही जाओगे नहीं पहचानेंगे, कोई नहीं पहचानेंगे कि हमारी ये लड़का उनका मंगी का, ठीक है। तो वे जाप करता था, सब लोग आते थे, कुछ लोग खाना रख देते थे, वहाँ रख जाते, कुछ चढ़ा जाते थे, ठीक है। दूसरे दिन उसी प्रकार पड़ा रहता था, लगता कितना सिद्ध पुरुष है कि खाना वाना कुछ नहीं खाता है, ये वैसे रखा है। दूसरे दिन भी आए दर्शन करने तो पड़ा वहीं पे। तीसरे दिन आए तो तीसरे दिन वाला पड़ा है, पहले दिन वाला भी पड़ा है, दूसरे दिन वाला भी पड़ा है। 4 दिन 5 दिन बाद आए, ये बात पूरे शहर में फैल गई, राजा तक बात चली गई कि बहुत सिद्ध पुरुष आया है, ठीक है, इस प्रकार का खाना वाना कुछ नहीं खाता। तो राजा भी पहुंच गए सब दर्शन करने 7 में दिन, ठीक है। वो लड़की भी आ गई, ठीक है। अब 7 दिन बाद जब राजा दर्शन पैरों में पड़ा, 7 दिन पूरा हो चुका था, तो उसकी समाधि भंग हुई। तो वे जब आया तो लड़की राजा कहे कि हम इस यहाँ के राजा हैं, हम कुछ सेवा करना चाहते हैं, आप जो कहिए तो हम आपको व्यवस्था कर दें, ठीक है, जो कहेंगे तो हम सब देंगे। तो वो लड़की इशारा कर रही थी कि तुम मेरा हाथ मांग लेना पापा से, ठीक है। तो वो जानते हो अंत में क्या कहता है, हमको कुछ भी नहीं चाहिए। क्यों कुछ नहीं चाहिए? क्योंकि इतना बड़ा राजा भंगी के सामने पैर पड़ा है, राम के नाम की जाप की प्रभाव, तो ये क्या है, और सब कुछ। किसी इरादे के लिए आप साधना करते हो तो अपने साधना के अनुकूल भी वरदान आप मांगोगे, भले किसी उद्देश्य के लिए करना शुरू किए, उससे भी मूल्यवान चीज, ठीक है। अब वो मांगता, इसका मतलब ये हुआ कि राजा को पसंद करके 2 किलो गाजर है मांग लिया, ठीक है, मूल्यवान चीज उसको मिल गई कि हम इसके बल पर हम क्या पा सकते हैं। अब 7 दिन तक जो लगातार राम का नाम जाप करेगा, बहुत सारे लोग ये हैं कि काका तक नहीं पढ़े थे, ककारा नहीं पढ़े थे, और वे राम का नाम जाप करके वे श्लोक लिखे हैं, स्कूल भी नहीं गए थे संस्कृत में, और सही से श्लोक, देखिए हजारों श्लोक लिखे हैं, ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं नाम की जाप के प्रभाव से। हो सकता है तो ये है, कुछ भी ना करो तो यदि आप करते हो तो सबसे पहले आप सोकर उठो तो 24 घंटे में यदि आप 24 मिनट कम से कम जाप करते हो, ठीक है, तो मनुष्य जीवन आपका सार्थक रहेगा, ठीक है। जैसे मान लो कोई लड़का, आप मान परीक्षा देने जाते हैं, पूरे साल पढ़ाई किए और 3 घंटे का जब पेपर मिलता है तो उस टाइम में आप परीक्षा ना दो, चुपचाप बैठे रहो, कुछ लिखबे ना करो तो फेल ना हो जाओगे, ठीक है। या कि वहाँ फ्री फायर खेलो कुछ मोबाइल में, ठीक है, तब भी फेल हो जाओगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 84 लाख जीव आप बन चुके हो, हम भी बन चुके हैं, प्रत्येक आदमी बना है। अब 84 लाख जीव बनने के बाद आपको मनुष्य बनाया गया, अच्छा, ठीक है, टेस्ट देने के लिए आए हो, जैसे 3 घंटे का पेपर देने आए हो। टेस्ट देने के लिए क्यों आए हो? टेस्ट देने के लिए परमात्मा के नाम का जाप करो, ठीक है। परमात्मा के नाम का जाप करके आप आगे 84 लाख जीव नहीं बनोगे, नहीं मच्छर से बनोगे, बिलाड़ी भी बनोगे, ठीक है, बकरी भी बनोगे, शेर भी बनोगे, सब कुछ बनना पड़ेगा फिर से। यदि आप भूले रहोगे उनको, और टेस्ट देने हो, फ्री फायर खेल रहे हो, जो करने आए हैं वो कर नहीं रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, जबकि करने के लिए क्या है,
पर ये कहता है, कहा गया है संशोधित करके 24 घंटे में 24 मिनट भी करो, 24 घंटे में 24, बाकी काम करते रहो आप, ठीक है। या कि अधिक से अधिक कर सकते हो, सुबह 4 से 4:45, शाम को 4 से 4:45, पापा के जैसे मेरे नहीं तो 4 से 4:45 तक जब करेंगे तो क्या होगा कि आपका ये परीक्षा में पास हो जाओगे आप, तो आगे फिर क्या होगा, इस प्रकार का नहीं होना पड़ेगा। तो ये रैखिकता, स्वतंत्र सदिश और रैखिक लीनियर इंडिपेंडेंस वेक्टर देखो क्या। अब आते हैं, माना अब बन गया फील्ड एफ पर एक सदिश समष्टि है तथा S इज इक्वल टू α1 α2 α3 डैश डैश αn। VF का एक उप समुच्चय, VF का एक उप समुच्चय, ठीक है, VF का एक उप समुच्चय, तब S के सदिश α1 α2 डैश डैश αn रैखिकता स्वतंत्र कहलाते हैं। रैखिकता स्वतंत्र कहलाते हैं। कब कहलाते हैं? यदि A1 A2 A3 डैश डैश an बिलोंगिंग F का अस्तित्व इस प्रकार से, इस प्रकार हो कि A1 α1 A2 α2 डैश डैश an αn इज इक्वल टू 0 के लिए A1 बराबर 0 A2 बराबर 0 डैश डैश an बराबर 0। यदि सभी अदिशों का मान शून्य हो, और उसमें कुछ अदिशों का मान शून्य था, रैखिकता परिस्थिति में सभी शून्य ना होने चाहिए, इसमें सभी शून्य होने चाहिए। जब सभी शून्य आ गए तो इसका मतलब यस की जो वेक्टर है लीनियर रैखिकता स्वतंत्र कहलाएंगे, लीनियर इंडिपेंडेंस कहलाएंगे, ठीक है, लीनियर इंडिपेंडेंस। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन इस पर आधारित, जांच कीजिए, क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि सदिश α1 बराबर 1 2 3 α2 बराबर 1 0 1 α3 बराबर 0 1 0 1 0 लीनियर इंडिपेंडेंस है कि नहीं, लीनियर रैखिकता स्वतंत्र है कि नहीं, रैखिकता स्वतंत्र सदिश है कि नहीं, है कि नहीं, ठीक है। तो देखो 3 सदिश है, इसके सभी एलिमेंट क्या है, त्रिक के रूप में है ना, त्रिक के रूप में। तो यहाँ पे किसका उस समुच्चय होगा, ये α1 α2 α3 वेक्टर स्पेस V3R का उप समुच्चय होगा, इसके यस बराबर ये एलिमेंट है, ये रैखिकता स्वतंत्र है कि नहीं है। तो 3 एलिमेंट 3 आदिश लेना पड़ेगा, A1 A2 A3, इनके गुणनफल का योगफल शून्य करेंगे, और यदि तीनों का मान शून्य आ गया तो रैखिकता स्वतंत्र होंगे, और तीनों में कोई एक शून्य के बराबर नहीं है तो रैखिकता परतंत्र, ठीक है ना। जितने यश में सदिश हैं उतने अदिश लें और उनके गुणनफल के योगफल को शून्य करें और फिर उसको सिंप्लीफाई करें। यदि सब अदिशों का मान शून्य आ गया तो यश के सदिश रैखिकता स्वतंत्र कहलाएंगे, और यदि उनमें से कोई एक शून्य के बराबर नहीं है, कम से कम एक, तो ये यश के सदिश रैखिकता परतंत्र, ठीक है ना। तो
तो चेक करते हैं कि है कि नहीं है। तो लिखते हैं इसको हल इसका V3R एक सदिश समष्टि है, सदिश समष्टि है तथा S इज इक्वल टू α1 α2 α3, ठीक है। V3R का एक उप समुच्चय है, उप समुच्चय है। तब S के वेक्टर, S के सदिश रैखिकता स्वतंत्र कहलाएंगे यदि A1 A2 A3 बिलांगिया का अस्तित्व इस प्रकार से हो कि A1 α1 A2 α2 A3 α3 इज इक्वल टू 0 होने पर A1 बराबर 0, A2 बराबर 0, A3 बराबर 0 आना चाहिए। अब देखते हैं कि आता है कि नहीं, है ना। यहाँ हम देखते हैं, यहाँ हम देखते हैं हमारा गोल क्या है कि सब आ जाए शुद्ध और एक ही तरह स्पष्ट हो जाएंगे। A1 α1 A2 α2 A3 α3 बराबर 0। A1 लिखो, α1 के स्थान पे ये लिख दो 1 2 3 1 2 3। A2 लिखो, α2 के स्थान पे लिखो 1 0 1। A3 लिखो, α3 के स्थान पे 0 1 0 इज इक्वल टू 0। ये होगा A1 2 A1 3 A1। क्या लिखेंगे A2 0 A2 1 A2 0 A3 A3 0 A3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। कामा लगा के लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, A1 इसको जोड़ते हैं, क्या होगा A1 प्लस A2 प्लस 0 A3। फिर क्या लिखेंगे 2A1 प्लस 0 A2 प्लस A3। फिर 3A1 प्लस 1 A2 प्लस 0 A3, ऐसे इज इक्वल टू क्या लिख दोगे 0 0 0। तुलना करो तो क्या आएगा A1 प्लस A2 प्लस 0 A3 बराबर 0। फिर क्या लिख देंगे 2A1 प्लस 0 A2 प्लस A3 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या आएगा 3A1 प्लस A2 प्लस 0 A3 बराबर 0, ठीक है। ये 3 समीकरण आ गए। समीकरण 1 इसका नाम रख लिए, ये 2 3। अब इसका गुणांक अवयव, इसका गुणांक अवयव, गुणांक अवयव क्या होगा ये मान लेते हैं। अब गुणांक अवयव यानी इसके गुणांक लिखो 1 1 0 1 1 0, इसमें 2 0 1 2 0 1, इसमें 3 1 0 3 1 0। ये गुणांक का अवयव आ गया। अब गुणांक का अवयव एक ही सारणिक मान निकालो, इसको सारणिक मान बनाओ, अवयव को सारणिक मान लो। 1 1 0 2 0 1 3 1 0। इसका सारणिक मान जब निकालो तो 1 लिखोगे, एक जिस पंक्ति जिस स्तंभ इसको छोड़ दो, क्या होगा 0 1 1 0। फिर बीच में माइनस लगाते हो, फिर 1 जिस पंक्ति जिस स्तंभ में छोड़ दो 2 1 3 0। और फिर 0 इंटू सारणी का मान कैसे निकाल जाते हो ना, नहीं जाते पर अभी क्लास में पढ़े थे सारणी का मान निकालना, भूल गया।
एक लिख देते हैं। अब एक जिस पंक्ति जिस सिस्टम में इसको छोड़ दिए तो ये आया 0 1 1 0, फिर बीच में माइनस साइन लगाते हैं, फिर एक लिखते हैं ये वाला, ये अवयव जो रहे माइनस लगाने के बाद, फिर ये अवयव जिस पंक्ति में है और जिस सिस्टम में इसको छोड़ दो, इसको छोड़ देने से क्या बचा 2 1 3 0, फिर 0 लिखते हैं प्लस के साथ, ये प्लस रहता है ये प्लस रहता है, बीच वाला माइनस, 0 इंटू तो 0 जिस पंक्ति जिस सिस्टम में इसको छोड़ दो तो क्या लिखो 2 0 3 1। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा 1 गुणे 0 का गुना 0 के साथ, बीच में माइनस 1 गुणे 1, फिर क्या होगा 2 गुणे 0, बीच में माइनस 3 गुणे 1, फिर क्या होगा 2 गुणे 1, बीच में माइनस 3 गुणे 0। ठीक है, तो 1 क्या होगा 0 माइनस 1, 0 माइनस 3, ये होगा 2 माइनस 0, क्या होगा 1 इंटू माइनस 1, माइनस 1 इंटू माइनस 3, 0 इंटू सब 2 तो 0 हो जाएगा, और ये क्या होगा माइनस 1 और प्लस 3, 3 से 1 निकला तो 2 आया, 2 0 के बराबर नहीं, तो सारणी का मान क्या आ गया 2 आ गया ना, सारणी का मान क्या आ गया 2। नीचे 3 लाइन आया है नहीं तो ऊपर लिखते हैं। इधर लिखे देते हैं 1 गुणे 0 माइनस 1, फिर माइनस 1 गुणे 0 माइनस 3, 0 गुणे तो सब 0 हो जाएगा ना, 2 माइनस 0, ये होगा 1 गुणे माइनस 1, माइनस 1 गुणे माइनस 3 0, माइनस 1 प्लस 3, 3 से 2 नॉट इक्वल टू 0। सारणी का मान शून्य नहीं आया, इसका मतलब जानते हो इस गुणांक का अवयव की जाति 3, गुणांक का अवयव की जाति 3, इस सारणी का मान शून्य नहीं आया, जाति 3, और शून्य आ गए तो जाति 2 होगी। ठीक है, अब जाति 2 क्यों होगी बताते हैं फिर आपको। जैसे मान लो यहाँ पे ये कंफर्म है कि इसका मान शून्य नहीं आया तो जाति क्या होगी 3, तो यहाँ पे इसका मान तो इस सारणी का मान, इस अवयव को सारणी के मान का साल करें, इसका मान शून्य नहीं आया तो समझ जाओ गुणांक का अवयव की जाति 3 है। स्पष्टतः गुणांक अवयव ए की जाति, जाति को रो से दर्शाते हैं, रो ऑफ ए बराबर 3। ठीक है, अवयव ए की जाति रैंक जिसको बोलते हैं, है ना, जाति 3 है, रो बोलते हैं सर। हाँ, रो ऑफ ए से डिनोट करते हैं जाति को। ठीक है, गुणांक का अवयव की जाति 3 है। ऐसे इस समीकरण निकाय में 3 अज्ञात राशियां हैं, कौन a1 a2 a3, तो जात के बराबर अज्ञात राशियों की संख्या भी, अज्ञात राशियों की संख्या क्या है a1 a2 a3, a1 a2 a3, a1 a2 a3, 3 है ना, है। ठीक है, तो जाति भी 3 है, अज्ञात राशियों की संख्या भी 3 है। इसका अर्थ ये हुआ इस समीकरण निकाय का केवल एक हल होगा, एकमात्र हल a1 बराबर 0, a2 बराबर 0, a3 बराबर 0 होगा। एकमात्र हल कौन, a1 बराबर 0, a2 बराबर 0, a3 बराबर 0। ऐसा कब होगा जब इसकी जाति और अज्ञात राशियों की संख्या समान रहेगी, तब जाति और अज्ञात राशियों की संख्या समान रहेगी, तब इसका एकमात्र हल a1 बराबर 0, a2 बराबर 0, a3 बराबर 0 होगा। ठीक है, तो गुणांक का अवयव ए की जाति रो ऑफ ए बराबर 3 बराबर अज्ञात राशियों की संख्या, अज्ञात राशियों की संख्या जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ है कि समीकरण निकाय 1 2 3 का, समीकरण निकाय 1 2 3 का एकमात्र हल a1 बराबर 0, a2 बराबर 0, a3 बराबर 0।
तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 के लिए जिन आदेशों का उपयोग किए थे उन सभी आदेशों का मान शून्य आ गया। कम से कम एक का भी शून्य न आया होता तो क्या कहलाता रैखिकता परतंत्र, लेकिन सबका मान शून्य आ गया। इसका मतलब यस के सदिश अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 रैखिकता स्वतंत्र है। ठीक है ना, तो तीनों आदेशों का मान शून्य आ गया। ठीक है, अतः यस बराबर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 के सदिश अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 रैखिकता स्वतंत्र है। रैखिकता स्वतंत्र, रैखिकता स्वतंत्र। ठीक है, तो रैखिकता स्वतंत्र कब होंगे कि यस में जितने सदिश हों उतने अदिश लें और उन आदिशों के गुणनफल का योगफल शून्य कर दें। तो शून्य करेंगे तो 3 समीकरण बन जाएंगे। तो 3 समीकरण से हम गुणांक का अवयव निकाल लेंगे और गुणांक का अवयव की जाति निकालेंगे। तो जाति निकालने के उसका सारणिक मान निकालेंगे। सारणिक का मान यदि 3 शून्य के बराबर नहीं आया इसका मतलब गुणांक का अवयव की जात 3 हो गई। और गुणांक का अवयव की जात जब 3 हो गई तो अज्ञात राशियों की संख्या भी 3 है। गुणांक का अवयव की जाति और अज्ञात राशियों की संख्या समान है। इसका अर्थ ये हुआ कि दिए गए समीकरण निकाय का एकमात्र हल a1 बराबर 0 a2 बराबर 0 a3 बराबर 0 होगा। इसका अर्थ ये होगा कि यस के जो सदिश हैं रैखिकता स्वतंत्र हैं, क्योंकि यस के सदिशों के लिए जितने आदेशों का उपयोग किए सब आदेशों का मान शून्य आ गया। कम से कम एक का मान शून्य ना आया होता तो हम यस के सदिशों को क्या बोलते, रैखिकता परतंत्र। कितने बजे 38 है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन सेकंड, सदिश समष्टि V3 सदिश समष्टि V3 R में V3 R में निम्न की रैखिकता स्वतंत्रता की जांच कीजिए। निम्न सदिश की रैखिकता स्वतंत्रता की जांच कीजिए। ठीक है, तो यहाँ सदिश क्या दिया, एस बराबर मान लो दिया -1 2 1 3 0 -1 -5 4 3। इसको मान लो अल्फा 1, इसको अल्फा 2, इसको अल्फा 3। ठीक है, तो क्या करेंगे, 3 सदिश है तो 3 अदिश लेना पड़ेगा। तो माना A1 A2 A3 बिलोंगिंग R, फील्ड यहाँ R है ना वास्तविक संख्याओं का। इस प्रकार है, इस प्रकार है कि A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 A3 अल्फा 3 बराबर 0। A1 के स्थान पे A1 लिखो, अल्फा 1 के स्थान पे -1 2 1 A2 3 0 -1 A3 -5 4 3 = 0। तो क्या लिखेंगे, -A1 2 A1 A1 3 A2 0 A2 -A2 -5 A3 4 A3 3 A3 = 0। ठीक है, इसको क्या ले सकते हैं, जब जोड़ेंगे तो इसका पहला अवयव इसका पहला अवयव इसका पहला अवयव जुड़ेगा। तो -A1 + 3A2 + -5A3 5A3। फिर क्या लिखेंगे, इसका दूसरा इसका दूसरा इसका दूसरा। तो 2A1 + 0A2 + 4A3, इसका तीसरा इसका तीसरा इसका तीसरा। तो क्या होगा, A1 - A2 + 3A3। ऐसे
इधर क्या होगा इक्वल टू 0, 0, 0। अब तुलना करो तो -a1 + 3a2 - 5a3 इज इक्वल टू 0। 2a1 + 0a2 4a3 इज इक्वल टू 0। a1 a2 + 3a3 इज इक्वल टू 0। ये तुलना करने से ये समीकरण नंबर 1 हो गया, समीकरण नंबर हो गया 2, ये समीकरण नंबर 3। तब समीकरण निकाल 1 2 3 समीकरण निकाल 1 2 3 का गुणांक अवयव निकालो। ये बराबर पहले में क्या है -1 3 -5 2 0 4 फिर क्या है 1 - 1 3 ऐसे। अब क्या करेंगे इसके सारणिक मान निकालते हैं ना। हाँ सारणिक मान निकालेंगे तो क्या होगा -1 3 -5 2 0 4 1 -1 3। सारणिक मान जब निकालेंगे तो -1। अब -1 जिस पंक्ति या जिस स्थान इसको छोड़ दो तो क्या आएगा 0 4 -1 फिर बीच में माइनस साइन लगा देता हूँ 3 जिस पंक्ति जिस स्थान में छोड़ दो तो क्या आएगा 2 4 और 1 3 फिर -5 जिस पंक्ति जिस स्थान में इसको छोड़ दो तो 2 0 1 -1 ऐसे। क्या लिखेंगे इसको -1 और इसका 0 का गुणा 3 के साथ, बीच में -1 का गुणा 4 के साथ ऐसे। फिर 2 का गुणा 3 के साथ, बीच में -1 गुणे 4 5। ये क्या होगा 2 का गुणा -1 के साथ और बीच में -1 गुणे 0। ठीक है तो -1 0 और ये +4 3 2 3 6 और ये 4 5 -2 और +0 तो -1 गुणे 4 3 गुणे 2 5 गुणे -2 4 से -4 3 दूना 6 5 दूना 10 तो -10 + 10 बराबर 0। आगे देखो वहाँ 0 नहीं आया था, इसका मतलब जात 3 नहीं है। ठीक है अब 2 कैसे जानेंगे किसी गुणांक का आव्यूह से 2 पंक्ति 2 स्तंभ कोई आव्यूह बनाओ। जैसे मान लो इसको उप सारणी बनाओ 2 पंक्ति 2 स्तंभ का। इससे जैसे एक तो ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा। कम से कम एक ऐसा ढूंढो जिसका मान 0 ना होता हो। जैसे इसी को हम बना लेते, इस -1 का गुणा 0 के साथ क्या होगा 0, बीच में माइनस लगेगा 2 3 6, इसका मान 0 नहीं है, इसका मतलब जाति 2। 2 पंक्ति 2 स्तंभ के जितने सारणी बनते हैं सबका मान 0 हो गया होता तो हम कहते इसकी जात 2 भी नहीं। ठीक है लेकिन कम से कम एक उपसारणी कैसा है, यहाँ पे मान लो 2 पंक्ति 2 स्तंभ का एक उपसारणी बनाए लेते हैं कोई। ठीक है अब 2 पंक्ति 2 स्तंभ के बहुत सारे उपसारणी बनेंगे। यहाँ 3 पंक्ति 3 स्तंभ का एक बन रहा था जिसका मान हम निकाले। यदि मान लो ये 0 ना आया होता तो जात 3 हो गई होती। ठीक है लेकिन 0 आ गया, इसका मतलब आव्यूह एक की जात 3 नहीं है। 3 नहीं है तो हम 2 पर विचार करते हैं तो 2 कैसे होगी कि नहीं होगी। इससे 2 पंक्ति और 2 स्तंभ के कितने उपसारणी बन सकते हैं। तो एक तो बनता है A1 जिसको हम ऐसे लिख लेते हैं -1 3 2 0। A2 बन गया, A2 क्या लिखे 3 0 -5 4 3 0 -5 4। A3 बन गया क्या लिख ले -1 2 -1 2 और -5 4। ये इसी प्रकार बहुत सारे बन सकते हैं। A4 क्या 2 0 -1
2 0 1 माइनस 1, A5 0 4 0 4 माइनस 1 3, फिर क्या है A5 A6 में क्या 2 1 4 3 2 1 4 3। अभी और से 7 बना सकते हो, -1 3 1 -1, ठीक है सर। -1 3 1 -1, समझ गए ना। तो इतने बहुत सारे उपसाणी बन सकते हैं। आपका गोल ये है कि इनमें से कोई एक ठो ऐसा दिखाओ जिसका मान शून्य ना होता हो। यहाँ देखो इसी का निकालेंगे तो इसका मान भी शून्य नहीं होगा। -1 गुणे 0 तो 0 हो जाएगा, बीच में माइनस 2 3 6, इसका मान भी शून्य नहीं है, इसका मान भी शून्य नहीं होगा, इसका मान भी शून्य नहीं होता। अब जितने उपसाणी बने हैं सबका मान शून्य हो गया होता है यदि, तो कहते जात 2 भी नहीं, जात 2 भी नहीं है। जैसे 3 का तो हो गया था शून्य, तो जात 3 नहीं है। जब 2 पंक्ति 2 स्तंभ तो उपसाणी का मान भी सबका शून्य हो गया होता, तो जात 2 भी नहीं होती। अब एक का पर विचार करते, ठीक है। तो सभी शून्य नहीं है, तो एक तो निश्चित रूप से सब शून्य नहीं है। कम से कम यहाँ पे उसकी जात एक है, एक हो गई होती। लेकिन यहाँ पे 2 पंक्ति 2 स्तंभ की जितने उपसाणी बनते हैं, तो कम से कम एक ऐसा है जिसका मान शून्य के बराबर नहीं है। कम से कम एक ऐसा होना चाहिए जिसका मान शून्य के बराबर ना हो, चाहे भले सब हो जिनका मान शून्य के बराबर ना हो, पर कम से कम एक जरूरत होती है। तो यहाँ तो सबका मान शून्य के बराबर नहीं है, किसी का निकाल लो चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मान जब शून्य के बराबर नहीं है, A1 सारणी का मान निकाल लेते हैं एक तो भर का। तो क्या करेंगे, -1 गुणे 0, अब बीच में माइनस, और 2 गुणे 3, तो क्या आएगा 0 - 6 इज नॉट इक्वल टू 0। अतः गुणांक का अवयव 1 की जात 2 होगी। अतः गुणांक का अवयव 1 की जात 2 होगी। अतः गुणांक का अवयव, अतः सर इसको निकालने वाले कि ना निकाले, डायरेक्ट हो जाता है। गुणांक का अवयव लिख लो, एक आध दो, गुणांक का अवयव 1 की जात रो ऑफ A बराबर 2। और अज्ञात राशियों की संख्या 3 ना है, इज नॉट इक्वल टू अज्ञात राशियों की संख्या, अज्ञात राशियों की संख्या। इसका अर्थ क्या है, दिए गए समीकरण निकाय का कम से कम एक अशून्य हल होगा। सभी शून्य नहीं होंगे। सभी शून्य कब होते, जब जात 3 होती, अज्ञात राशियों की संख्या समान रहता। यानी जात 3 है और अज्ञात राशियों की संख्या 3 तो है ही, तो दोनों समान होता तो क्या होता, एकमात्र सलूशन A1 बराबर 0, A2 बराबर 0, A3 बराबर 0 होता। लेकिन ऐसी स्थिति में जो समीकरण निकाल लिखे थे 1 2 3, उनको हल करोगे तो कम से कम एक मान ऐसा रहेगा जिसका मान 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो जब दोनों ही बराबर नहीं है तो समझ जाना कि कम से कम एक अशून्य हल होगा। सभी शून्य हल नहीं होंगे, A1 का मान भी शून्य हो, A2 का मान भी शून्य हो, A3 का मान भी शून्य हो। 3 मानों में से किसी एक का मान शून्य ना होगा, कम से कम एक का। कम से कम एक का मतलब 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, तीनों का मान शून्य ना हो, पर कम से कम एक शून्य के बराबर नहीं होगा। लेकिन गुणनफल का योगफल शून्य रहेगा, जिसका अर्थ है कि समीकरण निकाय 1 2 व 3 का कम से कम एक अशून्य हल होगा। अतः यस के वेक्टर, यस के सदिश रैखिकता परतंत्र, यस के सदिश रैखिकता परतंत्र। स्वतंत्र वाला भी बता दिए, परतंत्र वाला भी बता दिए, ठीक है ना। अगले संडे को आप भी तैयारी करके आना टेस्ट देने। एक तो पेपर कोई जिसका कहो, कौन पेपर का लें, पेपर थर्ड का। चलो थर्ड का तैयार करके आना होगा, ठीक है। अगले संडे को 10 से 12 टेस्ट लेंगे।
थर्ड पेपर का टेस्ट लेंगे, ठीक है।